अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से मना रहे होंगे, जी रहे होंगे। और आप लोगों ने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी की दौड़ में सब कुछ बदल जाता है, मगर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं होती हैं बल्कि और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। आज की इस मसरूफ़ सुबह में ज़रा सा रुक कर माज़ी की तरफ चलते हैं और वो दिन याद करते हैं कि जब अम्मी की आवाज़ से सुबह सुबह आंख खुलती थी। फ़िक्र सिर्फ इतनी सी होती थी कि स्कूल के लिए देर ना हो जाए। अब्बू की हल्की सी डांट में छुपी मोहब्बत, दोस्तों के साथ बांटी गई टॉफ़ियाँ और गली में खेलते हुए वक्त का एहसास ही नहीं रहना। और वो दिन जब खुशी किसी स्क्रीन में कैद नहीं हुआ करती थी बल्कि रिश्तों में सांस लेती थी। ईद के दिन आने, वो एक रौनक वाले दिन होने, नए कपड़ों की खुशबू जो हमें ईदी मिलती थी, उसकी मासूम खुशी और बुज़ुर्गों के हाथों में छिपा सुकून आज भी दिल को छू जाता है। ना मोबाइल हुआ करते थे, ना सोशल मीडिया, मगर बातें ख़त्म नहीं होती थी और दिल कभी भी अकेला महसूस नहीं किया करता था। आज हम सब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं हम सब की, रफ्तार तेज़ हो गई है ज़िंदगी की और वक्त जैसे हाथ से फिसलता जा रहा है। मगर पुरानी यादें आज भी हमें आवाज़ देती हैं कि असल खुशी कहाँ थी। शायद ज़िंदगी का हुस्न यही है कि हम आगे बढ़ते रहें मगर दिल के किसी कोने में वो सादगी, वो अपनायत, वो बचपन ज़िंदा रहे, क्योंकि यही यादें हमें इंसान बनाए रखती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम असल में कौन थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं। और मुझे लगता है कि आपके बचपन से आपके अंदर से अगर बचपन ख़त्म हो जाता है, मर जाता है ना, तो फिर आप ज़िंदगी को अच्छे तरीके से नहीं जी सकते हैं। और हमेशा हमेशा अपने रूट्स को याद रखना चाहिए कि आपका माजी कैसा था, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमेशा जो लोग अपने रूट्स को भूल जाते हैं, अपने माजी को भूल जाते हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप जैसे भी थे, वो वक्त जैसा भी था, उसको हमेशा याद करके उन खुशगवार लम्हात को याद करके प्राउड फील करना चाहिए कि आप इस वक्त जिस जगह पे हैं वो उसी माजी की बदौलत है। वो माजी है तभी आज हाल में आप मौजूद हैं ना, और ये हाल है तभी आप आगे मुस्तकबिल में जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अपने माजी को आप खुशगवार तरीके से याद करें। तो हम इस कोशिश को जारी और सारी रखा करेंगे आपके लिए, और हम भी याद किया करेंगे, आपको भी याद कराया करेंगे। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब। हम अब कुछ बात करनी है हमने कि सितारों के हवाले से, और आप लोग भी इस सेगमेंट में हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सितारों के हवाले से जान सकते हैं कि आज आपका दिन किस तरह का रहने वाला है। फिर आप अपनी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं कि आपका सितारा या आपका नाम आपकी शख्सियत के ऊपर किस तरह का गहरा असर डाल रहा होता है। फिर बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, हमें बताएं, हमारा जायचा निकालें या हमारे सितारों का हाल बताएं। उस हवाले से आप पूछ सकते हैं। तो ये सितारों का हाल हमने आज जानना है और इस पर बात करने के लिए समराना शाह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एस्ट्रोलॉजर हैं। उनसे बात करते हैं। समराना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सुपर गुड। समराना, सितारों का हाल जानने से पहले जिस तरह मैंने बात की कि नाम का भी आपकी शख्सियत पर गहरा असर होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। नेम, इसको हम जो है ना अलहदा से, इसका एक सब्जेक्ट है नेम साइकोलॉजी। अच्छा। और नेम मैं कहती हूँ इस कदर इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको बर्थ से मिलता है और एंड ऑफ द लाइफ तक सिर्फ एक नेम आपके साथ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक नेम से मना भी करते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ़ात वाले नाम है, और इस्लाम तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है कि अपने बच्चों के आप नाम रखने से पहले जो है ना मीनिंगफुल, हमेशा अच्छे नेम्स वाले, बिकॉज आपकी लक जो है वो कहीं ना कहीं आपके नेम के साथ जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है। बल्कि बहुत से लोगों की मैं कहती हूँ काम स्टक हो जाते हैं सिर्फ एक नेम की वजह से, जो है ना। ठीक है, और अब हम किस्मत का हाल जान लेते हैं। सितारों से शुरू कर लेते हैं कि आज के हमारे जो सितारे हैं क्या बताते हैं। एरीज, आज का उनका दिन किस तरह का रहने वाला है? अगर एरीज का देखें तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा इमोशंस पे और ख़ास तौर पे गुस्से पे, क्योंकि देखिए फायर साइंस है
तो ये ना हो कि कहीं आप ऑफिस में झगड़ा कर लें या घर वालों से झगड़ा कर लें। तो आज के दिन में ये थोड़ा सा जो है आपने कैलकुलेटिव होके चलना है और लड़ाई झगड़े से अवॉइड करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। अदरवाइज़ अगर देखें तो एरीज जो है वो काफ़ी अच्छे जोन में रहेंगे, एक्सेप्ट ये कि लड़ाई झगड़ा कहीं पे ना करें, वरना आज का लड़ाई झगड़ा गले पड़ सकता है। अच्छा, आज थोड़ा सा उन्हें अपने बिल्कुल दिन का ख्याल रखना चाहिए, गुस्से पे थोड़ा सा आज उन्होंने कंट्रोल रखना है एरीज वालों ने। अच्छा, एरीज वालों के लिए बता दें, वो भी आज अगर सदका दे सके तो किस चीज़ का सदका दें? डेफिनेटली अगर एरीज वाले जो हैं वो सदका देना चाहें तो मैं स्पेसिफिकली कहती हूँ कि लाल चीज़ों का अगर सदका दे दें, सुर्ख लोबिया है या फिर लाल कपड़े डोनेट कर दें किसी को, तो वो बहुत अच्छा उनके लिए, वैसे भी एरीज के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है जी। टॉरस वालों के लिए आज का दिन? टॉरस का अगर देखें तो काफ़ी हैटिक डे लगता है और काफ़ी जैसे लगता है कि हसल बसल में रहेगा, मसरूफ़ रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो उनका डे जो है वो मसरूफियत में ही निकल जाएगा। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि हर तरह से अलार्मिंग सिचुएशन बन रही है सेहत के हवाले से या इमोशंस के हवाले से, तो वही बात है कि सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी आपका दिन जो है वो बिजी गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा। बिजी रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा ना, सोचे नहीं आएंगे उस तरह, नेगेटिविटी नहीं आएगी। कैंसर वालों के लिए आज का दिन किस तरह का रहने वाला? कैंसर वाले एज यूजुअल मूड स्विंग्स रहेंगे। मैं सजेस्ट करूंगी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, बाहर कहीं ट्रैवल कर लें, बेशक छोटा ट्रैवल कर लें। जो आपके काम स्टक है ना, अगर आप ट्रैवल करोगे, थ्रू ट्रैवल जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेहतर और अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और पिकनिक पे जाएं। मेरा सजेशन है। क्या सदका दें? अगर हम देखें कैंसर वालों को तो स्पेसिफिकली इनको मैं कहती हूँ कि जो पानी में जैसे मछलियाँ हैं या पानी के जो आबी जो चीज़ें हैं, उनको अगर आप खाना खिला दें तो वो फिर आपके बड़े रिस्क के दरवाजे इंशाल्लाह ताला खुलेंगे आपके लिए। लियो तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि चमक रहे हैं, तो लियो तो वन ऑफ द बेस्ट एक स्टार जाएगा। वर्गो जी, वर्गो वालों के लिए जो है फाइनेंशियली तो काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारे हमारे वर्गो हैं, होस्ट हैं और काफ़ी न्यूज़ एंकर्स भी हैं। उनको वहाँ से कोई कंट्रोवर्सी ना आपके लिए बन जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल है ना वो देख के और 10 दफ़ा देख के और सोच के आप बोलें, ताकि कोई इस तरह की जो है डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में ना आए। ठीक है जी। लिब्रा का तो हमने बता दिया था। स्कॉर्पियंस का आज का दिन किस तरह का रहने वाला है? स्कॉर्पियंस का अगर हम देखें तो मैं स्पेसिफिकली इन्हें कहूँगी सदका दें सेहत के हवाले से, और आपकी जो रिलेशनशिप साइड है उसके हवाले से। लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं करना, ख़ास तौर पे जॉब एरिया जो है ना, बल्कि जॉब चेंज होने के या छूट जाने के भी चांसेस आपके रह सकते हैं। तो आप जो है वो काली चीज़ों का जो है वो सदका दे दें, काले कपड़े आप डोनेट कर दें किसी को, अगर करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ताकि आप सेफ जोन में रहें। सेजिटेरियस जो है इनको भी मैं ये मशवरा दूंगी कि ट्रैवल करें। आपके बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस टाइम पे, कुछ बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा सा लाइक फर्स्ट हाफ जो है वो वहाँ पे वेट करके फिर वो करें, ताकि जो है आपकी चीज़ें अच्छी और बेहतर हो जाए। कैप्रिकॉन्स का अगर कहूँ तो मैनेजमेंट का, इसको हम कहते हैं बेस्ट इन मैनेजमेंट कैप्रिकॉन, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम के बाद जो है वो आपको रिलीज़ भी मिल रहा है, रिलीफ भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छा टाइम जोन बन रहा है। कमिटमेंट और शादी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम जोन बन रहा है। बल्कि जो लोग न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको गो अहेड है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। एक्वेरियस थोड़ा सा जो है वो इमोशनली बहुत आज क्या अगर डे भी देखें तो डाउन रहेंगे, ओवर द ईयर भी देखें तो उनकी एनर्जीज जो हैं वो डाउन रहेंगी। तो क्या करना है, एक ट्रिक है कि सुस्ती नहीं करनी, जो आपने सोचा है उसको इम्प्लीमेंट करो, ताकि आपकी चीज़ें सोचो में, ख्वाबों ख्यालों में नहीं रहना, अब आपने प्रैक्टिकल हो जाना, ताकि फिर आपकी चीज़ें स्मूथ चलें। ठीक है, चले एंड पे पाइसेस रह गए, उनका जल्दी बता दें। पाइसेस का अगर हम देखें तो बहुत अच्छी एनर्जीज के साथ चल रहे हैं, जॉब चेंज होने के चांसेस हैं, आज का डे भी देखें तो बड़ा प्लेजेंट रहेगा, बड़ा मसरूफ रहेगा और काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ जो हैं वो आज का दिन भी लेके आएगा और आगे पूरा
ईयर भी। चलें जी, ओवरऑल अच्छा ही रहा है सारे हॉरोस्कोप के जो आज के दिन हैं। समराना शाह हमारे साथ मौजूद थी, एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें बता रही थी कि आज का हमारा दिन हमारे सितारे अहवाल क्या बताते हैं। समराना, थैंक यू सो मच कि आप आई और हमें बताया आपने। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज का उस्ताद सिर्फ मालूमात देने वाला नहीं रहा, उसे बनने की ज़रूरत है बच्चों का ब्रेन आर्किटेक्ट, क्योंकि हर बच्चा मुनफरिद होता है, हर दिमाग की अपनी एक ताकत होती है, अपनी सलाहियतें होती हैं। हमारा काम है कि उन सलाहियतों को पहचानना, निखारना और उन्हें दुनिया के सामने लेकर आना। क्लास सिर्फ किताबें और नोट्स का मैदान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ बच्चे सोचें, सवाल करें, मसाइल हल करें और अपनी तख्लीकी ताकत को आजमा सकें। यहाँ बच्चे अपनी गलतियों से सीखें, अपने जज्बात को पहचानें और एतमाद के साथ आगे भी बढ़ें। नींद, सेहत, खुराक, वर्जिश, ये सब भी दिमाग की मजबूती का हिस्सा है। इसी तरह पर्सनल लर्निंग, इंटरैक्टिव तरीके, प्रोजेक्ट्स, ये सब बच्चे की सलाहियत को बेहतरीन बनाते हैं। तो लिहाजा अगर हम उस्ताद के तौर पर ये सब करेंगे तो हम सिर्फ इल्म नहीं दे रहे होंगे, बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद भी तामीर कर सकेंगे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे अहम मौजू पर बात की जाए जिसे जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा रहमान साहब मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। रज़ा साहब, बच्चों के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, टीचर्स के हवाले से आज हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी बात करेंगे कि टीचर्स को ज़रूरत नहीं है कि बच्चों के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, या जिस तरह मैंने बात की कि अब उन्हें ब्रेन आर्किटेक्ट होना चाहिए बच्चों को लेकर, उनको पता होना चाहिए कि किस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है। ये फिजिबल है, ये बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो। मुनीबा, देखिए, जैसे एक आम आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, एक जगह डिज़ाइन करता है, इसी तरह टीचर के पास ये एक प्रिविलेज है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है, और दैट इज़ ब्रेन। उसके पास ये अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, उसको सारे वो टर्म्स दिए हैं, और वो चाहे तो ये काम कर सकता है। और दुनिया में अब इसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि आपने बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर काम करना है, और ये सारी आपकी ब्रेन की वायरिंग से अलाइंड होती हैं। और अगर टीचर चाहे, जो आज का टीचर बहुत सी जगहों पे कोशिश भी कर रहा होगा, और मैंने देखा है कि आज नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं लोग, स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बढ़ा लें। एक्चुअली एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए, आज का बच्चा बड़ा ज़हीन है, ये बात सब मानते हैं, उसके पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो फिर टीचर को भी उसी म्यार का होना पड़ेगा, उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो ये काम करेंगे ब्रेन आर्किटेक्ट्स। अब ये काम टीचर को ब्रेन आर्किटेक्ट में शिफ्ट होने के लिए चाहिए क्या, उस पे हमें सोचना चाहिए, टीचर्स को सोचना चाहिए। टीचर्स को अगर वो चाहते हैं एक आम रवायती टीचर की तरह पढ़ाएं जैसे पहले पढ़ाते आ रहे हैं, या पहले एक जो हमारे मुल्क का निज़ाम है, रट्टा लगवाना, क्रैमिंग करवाना, याद करवा देना, सिर्फ मेमोरी बिल्ड करना। और एक तरीक़ाकार ये है कि आप बच्चे के अंदर से वो सलाहियतें निकालें जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, और उसके पास वो टैलेंट मौजूद है, और उस टैलेंट को पॉलिश करें और उस टैलेंट के ऊपर काम करें। और आज देखिए, एक ज़माना था सिर्फ 100-200 के करीब पूरी दुनिया में प्रोफेशंस थे, आज ये 6000 पे चले गए हैं। ये कम से कम 6000 हैं, और इससे ज़्यादा ही होंगे बहुत। तो अगर 6000 प्रोफेशंस पे चले गए हैं, तो उस तरह के लोग भी आपने ट्रेन करने हैं, उसी माइंडसेट्स के करने हैं। तो आज टीचर के पास और स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा कैनवस मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, और अब उसको आपस में दोनों की कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए टीचर्स को ये, मेरा ख्याल है कि उसके लिए नीड होनी चाहिए, या उसके लिए बहुत नेसेसरी होना चाहिए कि वो अपने आप को अपस्किल करे, और बच्चों के अंदर से ये वाला जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने उनको दी हैं बच्चों को, वो निकाले और बच्चों पे उन क्वालिटीज़ के ऊपर काम करे। और ये वो लोग होंगे जो ब्रेन आर्किटेक्ट कहलाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो बच्चों के ब्रेन को एक मुख्तलिफ तरीके से
एक मुख्तलिफ तरीके से बनाने के बाद उनको दुनिया में पेश करेंगे या कामयाब अच्छा, करेंगे। हम ये देखते हैं अब जैसे न्यू टीचर्स भी आ रहे होते हैं, उनकी भी हायरिंग हो रही होती है, या कह लें कि यंग जनरेशन में से टीचर्स जब आ रहे होते हैं, उनमें और जो पुराने वाले टीचर्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि ये दोनों टीचर्स हमें एक स्कूल में भी मिल रहे होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में भी मिल रहे होते हैं, तो उनका क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा होता है? क्योंकि आप भी एक पूरी चेन चला रहे हैं स्कूल की। दूसरा, वो टीचर्स सीख कैसे सकते हैं? मतलब अगर अब वो न्यू जनरेशन के टीचर्स नहीं हैं और उन्हें ब्रेन आर्किटेक्ट बनना है, तो वो कहाँ से और क्या सीखें? देखिए, जो पहले ज़माने के टीचर थे ना जी, आज से 40-50 साल, वो बड़े अच्छे टीचर्स थे। वो अगर आप उनको ये मालूम तो नहीं था कि वो ब्रेन आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो काम सारा ब्रेन आर्किटेक्ट वाला करते थे। आज जिससे भी आप पूछ लेंगे ना, तो वो कहेंगे जो आज से 40 साल पुराने टीचर थे वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, हमारी हर कमी को दूर करने की कोशिश करते थे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रेन आर्किटेक्चर ही था। वो इतने पर्सनलाइज होते थे बच्चों के साथ, या इतने क्लोज होते थे कि वो उनकी हर कमज़ोरी के ऊपर काम करना चाहते थे, और सिर्फ ये चीज़ दोबारा से डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए, ब्रेन आर्किटेक्ट तो मदर भी है, ब्रेन आर्किटेक्ट तो फादर भी है, वो पूरी फैमिली भी है। आप सारे ही उसके ब्रेन आर्किटेक्चर को में काम कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह मीडिया भी काम कर रहा है। जितनी फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं, ये सब बच्चों के ब्रेन आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन जो आज क्लासरूम में टीचर को मौका मिल रहा है जदीद दौर के मुताबिक काम करने का, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि टीचर्स को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए बच्चे की ज़िंदगी में। अब जो है टीचर्स थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कर लें, ब्रेन आर्किटेक्ट बन जाएं बच्चों के लिहाज से, क्योंकि नई जिद्दत आती जा रही है, हर चीज़ बदलती जा रही है। तो उस हवाले से हमें ट्रेनिंग्स में भी कुछ चेंजिंग्स लेकर आनी चाहिए अपने टीचर्स की। तो रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तालीम है, उनके साथ हम बात कर रहे थे। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एक ऐसे मौजू पर जो बहुत अहम है, घरेलू सेहतमंद स्नैक्स के ऊपर। ये वो आदत है जो खामोशी से हमारी सेहत संवारती है। जब हम जंक फूड की जगह घर के बने हुए खाने खाते हैं जिनमें फल आ जाते हैं, दही, भुने हुए चने, ओट्स, उबले हुए अंडे, इनको बतौर हम हल्की फुल्की ग़िज़ा अपनाते हैं, तो हम सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी बीमारियों के ख़िलाफ़ एक ढाल बना रहे होते हैं। अब ये स्नैक्स हमारे वज़न को भी काबू में रखते हैं, हमें एनर्जी भी देते हैं, और ख़ास करके बच्चों की बेहतर नशोनुमा का ज़रिया भी बनते हैं। और याद रखें कि सेहत महंगी दवाइयों से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के दुरुस्त इंतखाब से बनती है। तो लिहाजा आज से ही इंतखाब बदलें, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसे में कौन से ग़िज़ाओं को बतौर हेल्दी स्नैक्स लिया जा सकता है, उसी पर हमने बात करनी है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, एज अ हेल्दी स्नैक्स हम घर में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो जंक फूड ऑब्वियसली नहीं होगा, तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास? अच्छा, ऑप्शंस में अगर हम स्नैक्स को देखते हैं तो योगर्ट, मैं कहती हूँ कि अगर आप मिड डे स्नैक, 3 हम स्नैक्स कंसीडर करते हैं ना। जब सुबह नाश्ता कर लेते हैं 8 से 10 के दरमियान के बाद 12 बजे एक स्नैक आता है, फिर 4 से 5 एक, जिसको हम टी टाइम कहते हैं। अब 12 बजे कोशिश करें कि आप कोई फ्रूट या योगर्ट या इस तरह की कोई चीज़ स्नैक में लें जिसमें आपकी जो है ना मैक्रो के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी कवर हो। आपको पता है फ्रूट इनटेक करने से, ये मौसम ऐसा है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, जितना अच्छा आप फ्रूट इनटेक करेंगे। फ्रूट में आजकल आपको पता है मौसमी, माल्टा, किन्नू आया हुआ है, जिससे आपकी हाइड्रेशन कवर होती है, आपकी स्किन फ्रेश रहती है, विटामिन सी उसमें है। और बहुत सी मिथ्स है कि इस मौसम में दही नहीं खानी चाहिए, तो कोशिश करें कि बाहर आपके घर की बनी हुई दही जो है रूम टेम्परेचर पे रख के 3 से 4 खाने के चम्मच वो उसको यूज़ करें। एक फ्रूट बाउल सा बना लें। बाउल बनाने का तरीका ये है कि अगर आपने कट किया तो विदिन 5 to 7 मिनट्स आप वो फ्रूट्स को खा लें। अच्छा, फ्रूट का स्नैक अगर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे नहीं खाते तो उनको ट्राइफल के, अगर बच्चों की बात करें तो ट्राइफल की फॉर्म में भी आप उनको कस्टर्ड्स या साबूदाने की खीर में फ्रूट्स को स्नैक के तौर पे। अच्छा, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे स्नैक्स के तौर पे फ्रूट्स नहीं लेते, फ्रूट्स पसंद नहीं करते हैं। पेरेंट्स तो खा लेते हैं, बुजुर्ग भी खा लेते हैं, मजबूरी समझ के खा लेते हैं कि फाइबर इनटेक पूरा, लेकिन बच्चे नहीं खाते। मेन कंसर्न बच्चों का होता है कि उनको स्नैक्स में क्या ऐसी चीज़ दी जाए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो आइसक्रीम
आइसक्रीम्स बाहर से बच्चों को बीइंग अ स्नैक्स यूज़ करते हैं, तो आपने देखो कि खुद घर में आप फ्लेवर्ड योगर्ट का इस्तेमाल कर लें, और वो कहते हैं कि अब ठंड है तो हम योगर्ट नहीं दे सकते, तो आप उन्हीं को रूम टेम्परेचर में रख कर बॉक्सेस में ऐसे स्मॉल या स्क्वायर या ओवल बॉक्सेस में बच्चों को चीज़ों के शेप्स अट्रैक्ट करती हैं, तो आप उनको सर्व कर सकते हैं कि आइसक्रीम है या ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम है, तो बच्चे ले भी लेते हैं। आजकल बच्चे जिनको आइसक्रीम का बहुत शौक है, मैं अपने भी बच्चों को आइसक्रीम की फॉर्म में योगर्ट ही दे रही होती हूँ, अच्छा, तो वो इजीली अवेल कर देते हैं। अगर आप फ्रूट से हटें कोई और स्नैक्स, घर में बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, ठीक है, तो वेजिटेबल्स खाने का पेरेंट्स कहते हैं और क्या हम तरीका कर सकते हैं, अल्टरनेट क्या हाँ जी, तो हम कहते हैं कि आप ना बच्चों को अगर नगेट्स पसंद हैं तो आप वेजिटेबल नगेट्स खुद घर में बना सकते हैं। सिंपल उसका है, कोई भी वेजिटेबल ले लें, आजकल जैसे ब्रोकली है, पोटैटो है, बीन्स है, कोई भी वेजिटेबल आपने उसको बॉईल कर लिया है, बॉईल करके आपने उसको मैश कर लिया, उसमें श्रेडेड चिकन डालें और उसके पीसेस बना के रख लें, जो नगेट्स बन गए हैं। अब उसमें क्या है कि आप उसको डीप फ्राई ना करें, वो हैजर्ड नहीं है आपके लिए, आप उसको बेक कर लें या तो आप एयर फ्राई कर लें उसको हल्का, वो सेम टेस्ट आपको देगा, उसमें आपकी तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बच्चा जो स्नैक ले रहा है उसमें प्रोटीन भी जा रहा है, फाइबर भी जा रहा है और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट है। एक और उसमें अच्छी चीज़ हो जाएगी कि अगर आप बेक करते हुए उसमें जैसे सेसमी सीड ऊपर लगा दिए, बच्चों को अट्रैक्ट करता है, या वाइट सेसमी सीड, ब्लैक सेसमी सीड, इन दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, पाउडर करके उसके अंदर भी, तो उसके मिक्सचर के अंदर भी तो हाँ जी देखिए, लेकिन बच्चे नान खा लेते हैं, नान के ऊपर भी, कुलचे के ऊपर भी लगाओ तो बच्चे वो खा लेते हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी सी उनके लिए जो ना एक स्नैक के तौर पे वेजिटेबल अगर आपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। अब वेजिटेबल फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, अब इसके अलावा बच्चों को स्नैक्स में से चिकन होता है या मतलब बेक के अलावा फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं अमूमन ये कहती हूँ अगर आपने फ्राई करके बच्चों को खिलाना है या घर में भी फ्राई की कुछ चीज़ें, तो मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया करें, वो हाई हीट पे डी नेचर नहीं होता, हाँ सरसों का तेल। अब उसकी स्मेल से बड़ा इशू होता है कि हम स्मेल जो है ना, बच्चे बियर नहीं करते वो स्मेल में कोई चीज़, तो कोशिश करें हम सुनते हैं, लेकिन पहले यही करते थे लोग कि उसमें एक रोटी का टुकड़ा या एक ऐसी चीज़ हल्की आंच पे उसको रख देते थे, तो उसकी स्मेल सारी निकल जाती थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप बच्चों के लिए स्नैक्स कैरी करना बहुत मुश्किल है, बड़े तो फिर भी कर लेते हैं, बच्चों के लिए मैनेज करना कि किस तरह उनको स्नैक दिया जाए कि उस स्नैक में उनका एक पूरा मील भी कवर हो जाए ना, तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट थी और उसके बच्चे को ओमेगा-3 डेफिशिएंसी थी। अब मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताने लगी हूँ कि अगर हर सर्दियाँ पेरेंट्स अपने घर में ये बच्चों को, और जो बच्चों को टेस्ट से मसला है उसके लिए भी मैं हल बताऊंगी, फ्लैक्स सीड्स, पिस्ता, वॉलनट, अखरोट और जो है ना सिंपल आपने खजूर, ये तीनों चीज़ें जो है ना आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और इसकी पिनियाँ बनानी है। अब बड़ा तो खा लेगा इसकी, बच्चे नहीं खाएंगे। आपने बच्चों की न्यूटेला मिलती है, आपने चॉकलेट न्यूटेला, आपने 1 टेबलस्पून वो डाल देना, उसके बॉल्स बना देना, वो चॉकलेट बॉल्स बन जाते हैं। आप बच्चों को डेली वो दें और बड़े शौक से बच्चे खाएंगे उसको, ठीक है। उससे क्या होगा, वो उस बच्चे को हमने 3 मंथ्स ये दिया और उसका विदाउट मेडिकेशन उसका ओमेगा-3 जो है ना इंक्रीज हुआ और उसकी बॉडी हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, आपको पता है सारी चीज़ें आपकी आईज के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चों को शुरू से ये छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, एक खा लें डेली का, उनके टेस्ट बड डेवलप हो जाएंगे, फिर बड़े होकर अगर आप कोई दूसरी चीज़ भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो इजीली खा लेते हैं बच्चे। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है अपने बच्चों को इस चीज़ से। और दूध बच्चे सारे पीते हैं, 1 कप दूध के साथ आप रोज का उनको एक दें, रात को सोते हुए दे दें या सुबह दे दें, आप देखेंगे बच्चों में दिनों में आपको चेंज नजर आएगा। और इस तरह की हेल्दी स्नैकिंग की तरफ बच्चों को लेके जाएं। मतलब हमारा बचपन बड़ा अच्छा रहा है, बड़ी अच्छी हेल्दी स्नैक्स हम खा रहे होते थे। अब बच्चे जो है ना वो बाहर की चीज़ें, बिस्किट, चिप्स और ये सारी चीज़ें स्नैक्स में खा रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ का ज़्यादा गौर करना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, हेल्दी होममेड स्नैक्स के वाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच। आप आई ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जागो लाहौर। जनाब, पंजाब में घरेलू तनाज़ात और तलाक के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान
1,75,000 से ज़ायद तलाक के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, जहां 21,000 से ज़्यादा ख़ानदान टूट गए हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है। अब इसके बाद फैसलाबाद में 14,000 और शेखुपुरा में 11,000 केसेस सामने आए हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह घरेलू अदम बर्दाश्त है, माली दबाव है और बढ़ते हुए ख़ानदानी झगड़े हैं। अब ये सूरत हाल ना सिर्फ ख़ानदानों के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, बल्कि बच्चों और मुआशरे पर भी मनफी असर डाल रही है। वक्त की अशद ज़रूरत को कैसे पहचाना जा सकता है कि हम ताल्लुकात की मजबूती और ख़ानदानी इत्तेहाद को फ़रोग दे सके ताकि ये दर्दनाक रुझान कम हो सके। तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे कि ये इतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेशो क्यों बढ़ती जा रही है पंजाब के अंदर, क्या क्या फैक्टर्स सामने आते हैं। तो इस पर बात करने के लिए लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ कुरतुलैन वर्क मौजूद हैं। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन, इतने ज़्यादा 1,75,000 केसेस जो है वो कह लें कि तलाक के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। पंजाब की ये सूरत हाल है और 2025 ये पिछले साल की बात है और लाहौर जो है सरे फहरिस्त है तलाक के रेशो के अंदर। क्या वजह है? आपके पास अगर लोग आते हैं केसेस करने के लिए तो क्या फैक्टर्स क्या है ये कि रेशो बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, इसमें जो डाइवोर्स है वो कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स की शरह बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया कि इतने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू किए गए, उसमें खुला जो है वो सरे फहरिस्त है। खुला, आपको पता है कि औरत का राइट होता है, औरत कोर्ट में जाती है, खुला अप्लाई करती है। अब खुला अप्लाई करने के लिए जो रीज़न्स हैं वो भी लॉ में दिए गए हैं, वो कुछ चंद स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, जिसमें हस्बैंड अगर आपको ख़र्चा नहीं देता, आप पे तशद्दुद करता है, या एक लंबे अरसे तक औरत को वो नानो नफ़का प्रोवाइड नहीं करता, या और बहुत से मसाइल हो सकते हैं ना। अब जो बढ़ती हुई वजह जिसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं उसमें अदम बर्दाश्त है, औरत की तरफ से भी और आदमी की तरफ से भी। मतलब मुश्किल हालात तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, मेल फीमेल दोनों की तरफ से आते हैं। फाइनेंशियल, फिर इसमें जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। आपको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, तो महंगाई की वजह से जब आप जॉब्स नहीं होती लोगों की और वो लोग घरों में फारिग बैठे होते हैं, तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन की वजह बनती हैं। तो डिप्रेशन अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट इनटू अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हस्बैंड एंड वाइफ। मियाँ बीवी में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि अपने घर को बचाने की कोशिश नहीं करती, वो सिर्फ ये देखती हैं कि मेरा ये राइट है और मैंने ये करना है। वो ये भूल जाती हैं कि हस्बैंड जो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको पता है कि प्रिवेल करता है ना, जबकि बाहर के कंट्रीज़ में सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता है। अब अगर हमारी सोसाइटी जो कि ख़ानदानी मुआशरा जिसको हम कहते हैं, जिसमें दादा दादी होते हैं बच्चों के, इसी तरह से नाना नानी भी होते हैं, यानी कि पूरा ख़ानदान एक जगह पे मिलके रह रहा होता है, फिर उनकी बीवियां भी, बच्चे भी सारे। हाँ बिल्कुल। अब वैसे पिछले चंद सालों में ये रुझान चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी है। और वो लोग, जैसे कि एक कानून मौजूद है प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021, ये कानून बनाने की वजह एक मुसलमान मुआशरे में क्यों पेश आई? क्या वालदैन को लोग घरों से निकाल देते हैं, या वालदैन को इस तरह के मसाइल का सामना था कि तंग आके हुकूमत को ये कानून बनाना पड़ा कि हमारे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, जिनका कोई आमदन नहीं होती, जिनके कोई और रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, बाहर वाले मुल्कों में आपको पता है कि जो रियासत है वो वेलफेयर बेस्ड रियासत है ना, वो एक सर्टन एज के बाद ओल्ड एज हाउसेस में लोगों को हर फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ना तो रियासत उस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है और दूसरी साइड पे जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मियाँ बीवी में जब तनाव बढ़ता है तो फिर शौहर कोशिश ये करता है कि वालदैन को किसी ना किसी तरीके अवॉइड किया जाए या किसी ना किसी तरीके से अपना घर बचाया जाए। बीवी जब ये डिमांड रख देगी कि तुम मुझे अलहदा घर लेके दो, जैसे कि आज हम एक केस देख रहे थे, उसमें यही था कि केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। उसमें ये है कि आप, बीवी ने कहा
कि मुझे हस्बैंड ने शादी से पहले वादा किया था कि शादी के बाद मैं तुम्हें अलग रखूंगा, लेकिन शादी के बाद पेरेंट्स के चूँकि हालात ठीक नहीं हैं, वो बीमार हैं और वो अलग नहीं घर लेके दे सकता, तो इस बेस पे उस औरत ने खुला डिमांड की है। नाउ दिस इज़ द पॉइंट कि व्हेन यू नो दैट पेरेंट्स आर ओल्ड एंड सिक और उनको अपने बेटे की ज़रूरत है, तो ये एक सोशल इशू है, ये कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये सोशल ये सोशल इशू है। अच्छा, आपको लगता है कि इन सारे मामले में जिस तरह सोशल इश्यूज, एक तो ये है, इसके अलावा कितने ज़्यादा सोशल इश्यूज होंगे जो छोटी छोटी बातों पे आप खुला दायर कर रहे हैं या फिर आप तलाक की डिमांड कर रहे होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो वहाँ पर कुछ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो भी एक रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है मुनीबा, और पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि एक वाइटल जो चेंज हमारी सोसाइटी में आया है वो सोशल मीडिया की वजह से आया है। सोशल मीडिया पे लोग अंधी तकलीद करते हैं, ठीक है, आपको नहीं पता कि जो खबर आ रही है ये सच है या झूठ है, और इसके पीछे आप सिर्फ एक पार्टी को जो कि सोशल मीडिया पे आके अपना एक ढंढोरा पीट रही होती है, सिर्फ आप उसी को सुन रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को लाइक्स दे रहे हैं, उसी पे कमेंट कर रहे हैं, एक तो ये नहीं पता कि दूसरी साइड का वर्जन क्या है, ठीक है। तो जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज़ को सुनती है और दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जो है वो फैसला किया जाता है। तो सोशल मीडिया ने जहाँ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फैलाई है ना, मतलब हमारी सोसाइटी में लोग सिर्फ टिकटॉक यूज़ करते हैं और यूट्यूब यूज़ करते हैं और फेसबुक जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है, दे यूज़ इट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, और इसको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही यूज़ करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मतलब व्यूज़ लेने के लिए और लाइक्स गेन करने के लिए लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन फैला रहे होते हैं, मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देते हैं सोसाइटी में एक किस्म का एक दिन में एक भूचाल सा आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई तूफान आ गया है ना, हालांकि ऐसा नहीं होता है। तो ये तूफान ही है ना कि देखें जरा रेशो कितनी बढ़ती जा रही है, 1,75,000 केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ एक साल के अंदर। तो आप देखें कि ये एक कियास ही है हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ एक सूबे की बात है, ये पूरे पाकिस्तान की भी बात नहीं है कि एक सूबे में ऐसे क्या मसाइल हो गए हैं लोगों के दरमियान। एक सूबे में भी हम सिर्फ एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने बात की है शेखुपुरा की, आपने बात की है लाहौर की, फैसलाबाद की, ठीक है। तो ये लाहौर और फैसलाबाद डिवीजन यानी कि मेन हब्स हैं ये ना पंजाब के अंदर। तो अगर दो डिवीजन्स में ये सूरत हाल है, बाकी डिवीजन्स में क्या होगी सूरत हाल? बाकी डिवीजन्स में फिर भी थोड़ा सा बैकवर्ड डिवीजन्स हैं, वहाँ पे हम जिसको तरक्की के नाम पे जो है ना अंधी तकलीद सोशल मीडिया की हो, फैशन की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो अल्टीमेटली उसकी कोई ना कोई रिजल्ट्स निकलते हैं। तो हमारे तरक्की करने के चक्कर में और औरत को एक आज़ादी देने के लिए, जिस तरह से हम ख़वातीन हैं, हम इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन जब हम उस फैमिली के एक वो से बाहर आ जाते हैं तो फिर हम ये बॉदर नहीं करते कि हमने फैमिली को भी साथ लेके चलना है। तो ख़वातीन का जो माइंडसेट चेंज हो गया है, सॉरी टू से आज मैं सारा ही एक दूसरे व्यू पॉइंट को लेके चल रही हूँ, हम हमेशा फीमेल्स की साइड से बात करते हैं, लेकिन आज दोनों साइडों पे गलतियां होती हैं, दोनों साइडों पे गलतियां होती हैं। हम हमेशा मेल की गलती निकालते हैं कि मेल तशद्दुद करते हैं, मेल जो हैं वो फीमेल को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करते हैं, या नानो नफ़का नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पे ये प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट है, ये नानो नफ़का सिर्फ बीवी और बच्चों का राइट नहीं है, ये माँ बाप का भी राइट है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है, सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2021, वो बाउंड करता है हस्बैंड को, मतलब बेटे को, कि वो अपने वालिदैन को रहने के लिए जगह देगा, रिहाइश देगा, उनको खाना फ्राहम करेगा, उनको इलाज की सहूलत देगा, यानी कि जो बेसिक नीड्स हैं ना वो औलाद फ्राहम करेगी। अगर पेरेंट्स इस उसमें कंडीशन में नहीं हैं, वो खुद नहीं जहाँ कमा पे पा रहे हैं, आपने अपने घर को लेके चलना है, बीवी बच्चों को लेके चलना है, बिल्कुल उसी तरह से आपने माँ बाप को भी लेके लेके मुझे ये समझ नहीं आती, ख़वातीन ये तो चाह रही होती हैं कि मतलब उनके मेके में जो उनके माँ बाप हैं उनका भाई उनका ख्याल रखे, लेकिन उनका अपना शौहर अपने माँ बाप का ख्याल ना रखे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन आती है ना यहाँ पे, ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं मुनीबा।
वो चीज़ जो हम अपने लिए ठीक हम समझते किसी हैं और के लिए वो चीज़ किसी कभी और भी नहीं चीज़ के चाहेंगे। लिए हम वो ठीक नहीं समझते। हमारी मुस्लिम सोसाइटी है और आपको पता है कि इस्लाम में पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा राइट्स हैं। सबसे ज़्यादा जो राइट्स हैं मेरे ख्याल में माँ बाप के बारे में सबसे ज़्यादा अहकामात दिए गए कुरान पाक में कि आप उनकी अतात आप पे फ़र्ज़ की गई है। तो ये बार बार ये हुक्म इसीलिए आया क्योंकि अल्लाह ताला को ये इल्म था कि जो बच्चों से मोहब्बत है वो नेचुरल है, वो आपने करना ही करना, यू आर बाउंड टू लव देम। लेकिन पेरेंट्स सम टाइम इतने बीमार होते हैं या वो आपके ऊपर बर्डन बन जाते हैं, यू फील बोर्डम, आप उकताहट महसूस करते हैं। एक बूढ़े आदमी के पास, उसके बेड के पास 24 घंटे बैठे रहना, बार बार उसको टॉयलेट लेके जाना, ये पूरी तरह से ये सर्विसेज देना, ये उकता देने वाला काम है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार ये हुक्म दिया है कि आप वालिदैन की अताअत करें, वालिदैन की अताअत करें। जिस तरह अल्लाह ताला की अताअत करनी चाहिए, इसी तरह से वालिदैन की अताअत का हुक्म दिया गया है। और ये तो होगी इस्लाम की बात, लेकिन कानून जब मौजूद है, प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2021 जब आ गया तो उसमें ये सारी सेक्शंस मौजूद हैं कि आप पेरेंट्स को घर से नहीं निकाल सकते, उनको बेदखल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अगर वालिदैन चाहें तो वो नोटिस दे के अपनी वो जो होती है, जो बच्चे बात नहीं मानते उनको वो बेदखल कर सकते हैं। ओके। हाँ, ये कानून मौजूद है। और अगर बच्चे उनको इस तरह से घर से निकालते हैं, उस पर FIR हो सकती है, 1 साल की सज़ा हो सकती है, ये काबिल सज़ा है। बेसिकली तो पेरेंट्स कभी भी औलाद को सज़ा देने की तरफ नहीं जाते, वो खामोशी से साइड पे हो जाते हैं, अपने राइट्स को सरेंडर कर देते हैं। मतलब हर किस्म की चीज़ हमें ना हमारी सोसाइटी में नजर आ रही होती है। बस ये है कि अपना दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए हमें, और मियाँ बीवी के दरमियान जो फासले हैं उनको कम करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन बढ़ाएं जितनी हो सकती है ना। मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मुझे लगता है सिर्फ वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन गैप आ रहे होते हैं, वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहे होते अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में अच्छे तरीके से। ये चीज़ हो जाएगी ना तो मामलात खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगे। हमारे साथ कुरतुलैन विर्क मौजूद थी, हम तलाक की शरह के हवाले से बात कर रहे थे, क्यों बढ़ती जा रही है। कुरतुलैन, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप आई। आगे बढ़ते हैं, कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने बात करनी है कि साल 2025 गुजर गया और 2026 में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये पहला महीना भी ख़त्म होने वाला है। तो साल 2025 में बात की गई थी कि जनाब हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे लाहौरियों को, लाहौर के बासियों को। तो कुछ हमने देखा कि उसके ऊपर काम किया गया, कुछ बसेस जो है इलेक्ट्रिक बसेस वो भी हमें सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई नज़र आई, जिससे लोग मुस्तफ़ीद भी हुए। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से अच्छे कह लें कि उनकी तारीफ़ भी की। लेकिन साल 2026 में क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा, किस तरह की प्लानिंग की जा रही है, मज़ीद ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कोई प्लान किया गया है नहीं किया गया, इस पर बात करेंगे। और लाहौर मेट्रो बस सर्विसेज के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। साल 2026 लाहौर के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का साल बन सकता है कि नहीं बन सकता? 2025 में तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत बना, लेकिन साल 2026 बनेगा? देखिए, ये तो मुनीबा गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस ट्रांसपोर्ट के शोबे को किस तरह लेकर चलती है। अगर माली साल 2025-26 की बात की जाए तो जब बजट पेश किया गया तो इसका अगर पिछले 5 सालों से तकाबली जायज़ा किया जाए तो इस साल सबसे ज़्यादा बजट मुख्तस किया गया, जो कि तकरीबन 85 अरब रुपए का बजट था सिर्फ ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के लिए। और माजी में इतना बजट कभी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए मुख्तस नहीं किया गया। हाँ, अगर किसी जगह पे कोई मेट्रो बनानी हो तो उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए फ़ंड्स का इजरा कर देती है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर जो बजट बुक्स हैं उसमें वो झलक नहीं रहा होता। लेकिन इस हकूमत ने माली साल 2025-26 में 85 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया और 7 माह का अरसा ऑलमोस्ट गुजर चुका है, 6 माह 21 दिन गुजर चुके हैं इस बजट को जारी हुए, लेकिन 85 अरब रुपए अभी तक मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं किए जा सके।
अच्छा, मतलब फंड्स हैं लेकिन खर्च नहीं किए जा रहे। देखें होता ऐसे है कि गवर्नमेंट अदादो शुमार के धंधे में हम सबको फंसा के रख देती है। हम उसी गोरख धंधे को ही देखते रहते हैं सारा साल के इतना बजट मुख्तस किया था, ये खर्च क्यों नहीं किया, और गवर्नमेंट साल भर अपनी प्रायोरिटीज़ देखती रहती है। जिस तरह आपने अपने आगाज़ में ये बताया कि इको फ्रेंडली बसें नज़र आई, जो गवर्नमेंट का अच्छा कदम है उसको हम सराहते हैं। गवर्नमेंट ने वाकई ही इको फ्रेंडली बसें चलाई, इलेक्ट्रिक बसें ना सिर्फ लाहौर की सड़कों पे बल्कि पंजाब के 15 अजला हैं जहाँ पर ये इको फ्रेंडली बसें चलाई गई। लेकिन अब उस इको फ्रेंडली बसों की कहानी सुन लें। ये अभी 6 दिन पहले की बात है कि मेन जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अंदर ख़राबी आई। शाम 5:30 बजे बिजली बंद हो गई और रात तक बिजली नहीं आई। ये ग्रीन टाउन के बस डिपो पर। अगले दिन रायबंद से लेके ठोकर न्याज बेग और ठोकर न्याज बेग से लेके जल्लो तक जो बसें हैं वो सड़क पे नहीं आ सकी। उसकी वजह यह है कि वो बसें चार्ज ही नहीं हुई और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से उन बसों को चार्ज करने के लिए कोई जो अल्टरनेट सोल्यूशन है वो भी नहीं निकाला गया। जब इलेक्ट्रिक बसें फरवरी 2025 में इनको इनॉग्रेट किया गया तो उस वक्त ये कहा गया कि जो इनको चार्ज करने के लिए जो सोलर है ना, वो सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे इन डिपो के ऊपर ताकि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किसी भी तरह अगर ख़राबी भी आती है तो इन बसों को चार्ज करने में किसी भी तरह का कोई मसला ना हो। जिस शख्स ने भी अभी बड़ी बड़ी कंपनीज गाड़ियां लेकर आई हैं, जिस शख्स ने भी अपनी ईवी गाड़ी पे इस्लामाबाद जाना है उसके लिए जाना एक महाल हो जाता है क्योंकि रास्ते में कोई चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। उसको पता है कि अगर मेरी गाड़ी की बैटरी बेहरा से पहले ड्रेन आउट हो गई तो उसके बाद मैंने धक्का लगा के बेहरा पे पहुंचना है और बेहरा के बाद इस्लामाबाद सेंटोरस में ही दूसरा चार्जिंग पॉइंट लगा है। इसके अलावा किसी जगह पे चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने अगर जो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें कुछ नया लेकर आना है तो इन तमाम चीज़ों को भी साथ में करना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड अगर करना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। चले इको फ्रेंडली बसेस पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट है हमारा जिसमें मेट्रो बसेस भी आ जाती हैं, 13 साल से ये नेटवर्क चल रहा है ट्रांसपोर्ट का, जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, सफ़र करते हैं। उसकी क्या सूरत हाल है? वो जाल जो है वैसे का वैसे ही है, उसमें कुछ नया नहीं लेकर आया गया है। वो मेरे ख्याल से वो दिन ब दिन खस्ता हाल होता जा रहा है। मुनीबा, वन लाइनर ये है कि बुरी सूरत हाल है। जो आपने पूछा ना कि कैसी सूरत हाल है, तो मेट्रो बस की बुरी सूरत हाल है। कल सुबह शादरा मेट्रो स्टेशन जो कि मेट्रो का पहला स्टेशन है, उसकी कुछ जो फुटेजेस हैं वो सामने आई हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से अभी टी कैश कार्ड शुरू किया गया ना, ये ट्रांसपोर्ट कैश कार्ड के हम टोकन सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं ताकि लोग कितारों से भी जो बच सकें और जल्दी सफ़र कर सकें। तो कल वो टी कैश कार्ड की मशीन ही नहीं चल रही थी। सैकड़ों लोग मेट्रो बस के स्टेशंस के ऊपर खड़े थे कि कब ये टिकटिंग मशीन शुरू होगी, कब हम बस में बैठेंगे और उसके बाद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। तो मेट्रो बस जिस तरह आपने अभी फरमाया कि 2.5 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं और लाहौर की मेन आर्टरीज हैं, रावी रोड है और उसके बाद शहर का इलाका है और फिर उसके बाद फिरोजपुर रोड का इलाका है जिसको ये कैटर कर रही है। इसके साथ क्या कर रहे हैं? कभी इसका जो टी कैश कार्ड है वो नहीं चलता, कभी इसकी मशीन बंद हो जाती है, कभी मेट्रो बस का सीधे सीधे ट्रैक के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, कभी इनकी लाइट्स नहीं चल रही होती, कभी जो बिजली के पोल्स हैं वो गिर जाते हैं, कभी एसी तो चलते ही नहीं है ना, वैसे भी वो बस के अंदर भी नहीं चलते ना। वही तो कह रही, वो तो चलते ही नहीं है ना। वो फुटेजेस भी चल रहे हैं कि ये क्या सूरत हाल है, कैसे लोग खचाखच वहां पे भरे हुए हैं। आप ये देखें कि ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि मेट्रो स्टेशन के ऊपर खड़े हैं और इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कब बस बे के जो दरवाजे हैं वो खुलें, हमारा टी कैश कार्ड चले और हम अपनी और जिसने ऑफिस जाना है, जिसने अपने कामकाज पे जाना है, उसका तो बुरा हाल हो गया। देखिए सारे दिन का सिस्टम ही सबुटाइज हो गया। और ये आपकी बात ठीक है कि जिसने ऑफिस जाना है वो भी लेट हो गया, जिसने अपने काम के ऊपर जाना है वो भी लेट हो गया। मेरे जैसा बंदा जिसका मूड सुबह सुबह ये देख के ऑफ हो गया, उसका भी तो सारा दिन तबाह हो गया ना। आप देखें मुनीबा, मूड बहुत डिपेंड करता है। आप घर से फ्रेश निकले हैं,
ऐसा मामला पेश आ जाए तो बंदा उसी वक्त ही वहां पे खड़े ही कहता है कि ओहो सारे दिन का बेड़ा गर्क हो गया। तो ये जो सारे लोग हैं ये भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये भी इंसान है, इनके भी सीने में दिल धड़कता है, तो वो भी यही अल्फाज बोलते हैं कि हमारा दिन सारा खराब हो गया। अवाम आम शख्स की वजह से या अवाम की वजह से ही इनके प्रोजेक्ट्स चलते हैं ना। बिल्कुल ऐसे, और बनाए भी इन्हीं के लिए जाते हैं। तो इनका ये हाल है यहाँ पे कि ये लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनसे पूछा जाए तो वो ऐसी सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं कि जैसे पंजाब का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो कोई लंदन, पेरिस या टर्की या चाइना के जो शहर है उनसे भी बहुत अच्छा है। तो उसकी ये लगता है ज़ैन, उसकी ये हालत सामने है ना। जो सीटों पे बैठे हुए हैं, इक़्तिदार में जो बैठे हुए हैं, उनको तो यही लगता है कि हम टर्की का, हम लंदन का, हम पेरिस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दे रहे हैं। देखें मुनीबा, वो सर्दी का मौसम है, ये भी नहीं मैं कह सकता कि ठंडे कमरों में बैठ के जो सोचते हैं तो आजकल के दिनों हाँ आजकल के दिनों में गर्म कमरों में बैठ के जिनको लग रहा है ना कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कितना अच्छा है, वो ज़रा इस शादरा के मेट्रो स्टेशन पे सुबह जाके देखें कि लोग किस तरह वहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब मशीन ख़राब हो जाए तो उनके लिए क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्यों नहीं बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? आप नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए, लेकिन जिससे ऑलरेडी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको भी तो बेहतर करें ना। आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज वो जो ये इलेक्ट्रिक बसों के साथ बनाए हैं इन्होंने वो बस स्टॉप्स, उनकी कहानी भी ऐसी है कि वो भी खत्म होने का नाम नहीं वो रहे। हम सुनाएंगे आपको अगली दफ़ा कि ये क्या कहानियां हैं और क्या चल रहा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। जैसे जैन ने भी कहा कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, क्या पता कि ये साल 2026 ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर साल साबित हो। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन थैंक यू, आप आए। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, क्या आप लोग जानते हैं कि आज के यूट्यूबर्स के लिए एआई महज एक टूल नहीं है बल्कि एक ताकतवर हथियार बन चुका है। अब ये टूल्स आपके लिए वीडियो स्क्रिप्ट्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस और टैग्स चंद मिनटों में तैयार तो कर देते हैं, लेकिन आपका जो कीमती वक्त है वो भी बचाते हैं। लेकिन थोड़ा सा होशियार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ एआई पर आप डिपेंड करते हैं तो आपके वीडियोस में वो डिफरेंट जो मुनफरिद अंदाज होता है, वो इमोशंस होते हैं जो डिफरेंट आपको दूसरों से दिखाते हैं, वो पहचान वो कम हो सकती है आपके ब्रांड को दूसरों से अलग बनाने में जो काम करती है। तो लिहाजा कामयाबी का राज ये है कि एआई को अपना असिस्टेंट बनाएं, अपनी आवाज़, ज़ाती स्टाइल और जज्बात शामिल करें उसके अंदर। याद रखें कि एआई का दुरुस्त इस्तेमाल ना सिर्फ आपकी व्यूअरशिप बढ़ाता है बल्कि आपके जो सब्सक्रिप्शन है आपकी वो भी बढ़ती है। तो आज के सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि एआई को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके ज़रिए कंटेंट बनाना यूट्यूबर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह हो सकता है। तो इस पर बात करने के लिए साद राशिद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि कंटेंट क्रिएटर भी हैं और हमें आज बताएंगे कि एआई का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है अगर आप लोगों ने यूट्यूबर्स बनना है। तो साद, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यस, आई एम गुड। आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दी है कि यस, अभी 2026 स्टार्ट हो गया एंड एआई अपनी पीक पकड़ती जा रही है और जो लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी गपशप के लिए, मतलब रैंडमली चैट जीपीटी को फजूल की प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि उनको कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहिए। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप अपने फेस के साथ तो जा ही सकते हो, लाइक जिस तरह से जैसे मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है और भी कितने लोगों का होगा, लेकिन आप फेसलेस यूट्यूब चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर ना आपका फेस सामने जा रहा है ना आपकी आवाज़ सामने जा रही है, एंड स्टिल यू विल बी हैविंग अ यूट्यूब चैनल जिसकी शायद यूएसए से ऑडियंस हो, जिसकी फ्रांस से ऑडियंस हो, जिसकी स्पेन से ऑडियंस हो। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एआई से हो जाती हैं। लाइक यू कैन क्रिएट अ फेसलेस चैनल जो स्पेनिश लैंग्वेज में है, जो फ्रेंच लैंग्वेज में है, और उधर का जो आरपीएम है, यानी वहाँ की जो पर 1000 व्यूज़ जो इनकम है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। अगर यूएसए से व्यूज़ आपके आते हैं तो 10 गुना ज़्यादा है। अगर स्पेन या जर्मनी या अरब कंट्रीज से आते हैं 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो
एनीथिंग यू कैन डू, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की जरूरत है, बिकॉज वॉइस ओवर हर लैंग्वेज में निकल आता है, स्क्रिप्ट हर लैंग्वेज में निकल आता है, यस, वीडियो के विजुअल्स वो तो सेम ही रहते हैं, ठीक है, और थंबनेल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखना है वो भी आप लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से, लिख लो आप उसको कैनवा में या किसी भी एआई टूल को यूज करके। लेकिन फिर ये कहा जाता है ना कि आप जिस एरिया का आपका बना होगा अकाउंट, उसी एरिया के हिसाब से आपको कह लें कि पैसे या इनकम आएगी। अब जैसे आपने कहा कि आप फेसलेस अगर बनाते भी हो कंटेंट, तो आपकी ऑडियंस चाहे यूके की हो, फ्रांस की हो सकती है, किसी और कंट्री की भी हो सकती है। तो अब हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये है कि हमें बाहर का चैनल चाहिए और वहां से हमें डॉलर्स में ज्यादा पैसे आएंगे, पाकिस्तानी चैनल नहीं हमने बनाना है, ऐसा है वैसे? अच्छा, ये हमने सुना था टिकटॉक पे, मतलब कि टिकटॉक में ऐसा होता है, और खुद एज्यूम कर लिया कि यूट्यूब पे भी ऐसा होता है। यूट्यूब पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूट्यूब पे आप लिटरली आप किसी गाँव से भी बैठ के अगर वीडियो देख रहे हैं ना, अभी अगर हमारा शो देख रहे हैं, आपने पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट बनाना है, आपने सारी चीजें पाकिस्तान बेस्ड करनी है, आपने सिर्फ टॉपिक सिलेक्शन वहाँ की करनी है कि जो लोग वहाँ की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आपने उस तरह की वीडियोस बनानी है। फॉर एग्जांपल जैसे मिस्टर बीस्ट है, उसको हम पाकिस्तानी या इंडियंस को पता है, मिस्टर बीस्ट की तरह के 100 और यूट्यूबर्स हैं जिनके 50 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और वो चैलेंजेस ही करते हैं जिसका पाकिस्तानी इंडियंस को नहीं पता। ठीक है, आप उन पे कमेंट्री चैनल बना दें, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या स्कैंडल्स हैं, उनकी क्या लीक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी कमेंट्री आप कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान इंडिया में, चाहे पाकिस्तान इंडिया बेस्ड चैनल है, वो यहाँ पे आएगी ही नहीं वीडियो, वो वहीं के लोग देखेंगे। और ये ना इंडियंस ऐसा बहुत करते हैं, वो दोनों ऐसे बैठे हुए होते हैं, मतलब काफी मैंने ऐसे देखे हैं उनकी वीडियोस कि वो पाकिस्तानी चीजों के ऊपर रिव्यूज दे रहे होते हैं, उनकी मूवीज के ऊपर, उनके ड्रामास के ऊपर छोटी सी वो खबर पकड़ लेते हैं और कमेंट्री कर रहे होते हैं, और वो इतने व्यूज ले रहे होते हैं वो बहुत व्यूज ले रहे होते हैं, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा वो भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें आपका फेस जब सामने जाएगा, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया विल रिलेट मोर, ना कि यूएसए के लोग, ठीक है। तो आपने फेस नहीं लेके जाना, जस्ट कमेंट्री एक दफा उर्दू में कर लो, ठीक है, कोई भी चीज सोच के उर्दू में देखो कि मैं इस पे क्या कमेंट्री कर सकता हूँ, उसको ट्रांसलेट करवा लो इंग्लिश में, फिर फेस के बगैर वॉइस ओवर करवा लो। स्पीक से एक टूल है, 11 लैब्स एक टूल है, ठीक है, ये एआई वॉइस ओवर टूल। अच्छा, आप इन पे जाओ, आप इन पे जाके वॉइस ओवर्स जनरेट करो, कैपकट पे सारा काम हो जाता है, ऑडियो फाइल अपनी एक्सपोर्ट करो, पीछे विजुअल्स लगाओ, और आपको यूएसए से व्यूज आएंगे, आपको सामने जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी नहीं। लाइक अगर आप मतलब 13 साल के लोग भी अपना फेस से चैनल चला रहे हैं, जिनको इजाजत नहीं होती है ना, जैसे गर्ल्स हैं उनको इजाजत नहीं होती है कि वो, ये जो कैमरा शाई भी हैं, हर बंदा कैमरे पे नहीं आ सकता है, इट्स नॉट दैट इजी। तो आप अपना फेसलेस चैनल बना लें, आप अपने स्पाउस के साथ मिलकर बना लें, आप अपने बच्चों के साथ मिलकर बना लें, मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो वो ज़्यादा टैक्स सेवी होंगे आपसे, तो उनके साथ मिलकर बना लें। बट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप उसका एआई का अच्छा इस्तेमाल करें, और ये अब ट्रेंड पे है एआई से। अगर आप आज पैसे नहीं कमा रहे ना, या आपका अभी भी रोना धोना है कि मतलब मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपको अपना दिमाग खोलने की जरूरत है, और थोड़ा सा ये इतना आसान भी नहीं है, ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन में जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन इट्स सिंपल। जैसे वॉक करना मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता ना, तो इस तरह ये भी सिंपल है, हर कोई कर नहीं पाएगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन चाहिए। अच्छा, इसका नुकसान क्या है अगर आप डिपेंड ही कर गए हो एआई के ऊपर, आपने हर चीज उसके ऊपर से ले रहे हो, कंटेंट भी उससे ले रहे हो, हैशटैग्स भी उससे ले रहे हो, आप उससे अपना टाइटल भी बनवा रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग आप उससे कर रहे हो, तो उसका कोई नुकसान भी तो होगा ना हमें, या हमारी वीडियोस को नुकसान भी तो होगा ना। गुड क्वेश्चन। अच्छा, वीडियोस को कोई ऐसा नुकसान नहीं है, देखिए अल्टीमेटली वी वांट व्यूज, अल्टीमेटली वी वांट टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। यूट्यूब को पता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, आप बल्किंग कर रहे हो, या आप मैस प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस चीज को वो तो डिस्करेज करता ही है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल एक तरह की वीडियोस बनानी आ गई, आप कह रहे हो आज की मैं 100 वीडियोस बनाऊंगा, आज ही मैं 100 भी डाल दूंगा, आज मैं 50 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे एक तरह की आ गई है बनानी, तो वो यूट्यूब बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता है। यूट्यूब बल्कि उल्टा उसकी रीच रोक देता है अगर आप मैस प्रोडक्शन की तरफ जाते हो या बल्किंग की तरफ जाते हो, या आप कह रहे हो कि मैं 50 चैनल खोल लूंगा और बस मेरे हाथ तो एक वो चाबी लग गई है, तो बस अब मैं अन्नी डाल दूंगा, वो नहीं आपने करना। आपने सिंपली एक एक करके एक चैनल बनाया, ठीक है, उसको अच्छा चलाया, दूसरा बनाया, 15-20 दिन बाद 40 दिन बाद जाके दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, ऐसा ऐसा स्केल करना यूट्यूब अलाउ करता है। लेकिन यूट्यूब को पता है कि वीडियो कहाँ से अपलोड हो रही है, किस डिवाइस से अपलोड हो रही है, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उसके साथ लगा हुआ है, इसको कहते हैं आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस। तो मेक इट श्योर कि आपने बल्किंग या स्पैमिंग की तरफ नहीं जाना, कि आप यूट्यूब को भर ही दो, आप 10-10 घंटे की वीडियो डाल रहे हो और दिन की 50 वीडियो डाल रहे हो, क्योंकि एआई से बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, और आपकी शायद एक आधी चल भी गई है अगर तुक्के में, तो आप कह रहे हो बस मैं अब
अब ये मुझे कोई ना चीज़ मिल गई है, बस मैं इसको अब रेप्लिकेट करता जाऊँ, तो ये चीज़ें एक तो नहीं करनी। दूसरा, एआई से कोई मसला नहीं है यूट्यूब को, अनटिल अनलेस उसमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैल्यू इन टर्म ऑफ एजुकेशन और मे बी एंटरटेनमेंट, ठीक है, कुछ किस्म, किसी भी किस्म की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, वो एंटरटेन हो जाए या वो एजुकेट हो जाए किसी भी सेंस में, तो यूट्यूब को कोई भी मसला नहीं है। एआई से कोई मसला नहीं है, स्पैमिंग से मसला है, स्पैमिंग से मसला है। आजकल ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं कि मैं अगले 100 साल की वीडियोस भी पब्लिश कर सकता हूँ या स्केड्यूल कर सकता हूँ आज बैठ के। ऑटोमेशन के ऐसे टूल्स आ गए हैं, ठीक है, जैसे N8N एक टूल है, यूट्यूब चाहे अलाउ करे ना करे, मैं 100 साल तक पब्लिश करूं, लेकिन वो टूल अलाउ कर देता है। तो यूट्यूब को ये चीज़ नहीं पसंद कि आप मेरे प्लेटफॉर्म को भरी जाओ, बिकॉज यूट्यूब ने हमें पैसे अपनी जेब से नहीं देने, एडवर्टाइजर ने हमें पैसे देने। तो एडवर्टाइजर को जब तक रेलिवेंट कंटेंट या रेलिवेंट ऑडियंस से मिलेगी, वो कहेगा यार यूट्यूब को ये क्या, कहाँ तुम मेरी एड्स दिखा रहे हो, पैसे मेरे ज़ाया हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हो या व्यूअरशिप ज़्यादा हो, तो वो इस तरह होती है कि आपने देखना होता है कि सारा पैकेज आपका बेहतर है कि नहीं है। जी, हमारे साथ राशिद मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि एआई को आप अपने लिए कितना फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल बना सकते हैं, उससे कितना फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साथ थैंक यू सो मच कि आप आए और इसके ऊपर बात की हमारे साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।